तो अभी हम लोग पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। डेट है पेपर टेस्ट का डेट जो है तुम्हारा 22/5। सिलेबस क्या था? सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है और इस स्फीयर का मास m और इसका रेडियस r है और इसमें से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट किया गया है। तो इसमें से जो क्यूब कट किया इसमें से एक मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट किया गया है। तो क्यूब का वॉल्यूम बेसिकली मैक्सिमम होने चाहिए। तो मैक्सिमम वॉल्यूम होने का मतलब हो गया कि इसका जो क्यूब का बॉडी डायगोनल रहेगा, तो अगर क्यूब के साइड को a कंसीडर कर लो और स्फीयर का तो मास m है और रेडियस r है, तो क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा वो कितने हो जाएगा? √3a। तो क्यूब का बॉडी डायगोनल और स्फीयर का डायमीटर दोनों इक्वल होगा, यानी 2r। तो 2r क्या हो गए? डायमीटर ऑफ स्फीयर और √3 है बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूब। तो ऐसा सिचुएशन होगा तभी क्यूब का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम वॉल्यूम का क्यूब कट करेगा। दिस इज फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर कट करना है तो निश्चित ही क्यूब का जो बॉडी डायगोनल है वो स्फीयर के डायमीटर से मैच करेगा, यानी √3a = 2r। तो इसका मतलब यहां से अपने को a कैलकुलेट हो गया कि क्यूब का साइड क्या होगा। तो क्यूब का साइड हो गया 2r/√3। हमें पता क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्यूब। तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो क्यूब का मास भी चाहिए, मास तो स्फीयर का दिया हुआ है। तो क्यूब के मास को हम m' कंसीडर कर लेते हैं। पूरे स्फीयर का मास m और क्यूब का मास m', तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं m'/m। तो मास क्या होगा? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्यूब का वॉल्यूम हो गया a³ और स्फीयर का वॉल्यूम हो गया 4/3π r³। सो m' इज 3/4π a³/r³। और a का वैल्यू तो कैलकुलेट किए हम लोग 2r/√3। सो 3/4π a³, तो 2r/√3 का क्यूब बाय r³। r³ कैंसिल हो जाएगा, कितने हो जाएंगे? तो 2 का क्यूब 8, तो 2 × 8 बाय ये 3 × 2 का क्यूब 8 और डिनोमिनेटर में 4π, √3 का क्यूब 3√3। r³ तो कैंसिल हो गए, एक 3 भी कैंसिल हो जाएगा। सो m' इज इक्वल टू 8/4√3π × m। तो अब हमें क्यूब का मास भी पता है, क्यूब का साइड भी पता है। तो क्यूब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किससे? सेंटर से पास करता हुआ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्यूब इज बेसिकली ma²/6। तो मास m' है, m' a²/6। तो m' के जगह पे 8/4√3π × m। a का वैल्यू 2r/√3, 2r/√3 का ²/6। तो इसको सॉल्व कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। mr² तो अलग से हो गए और इधर कांस्टेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर
8 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 बाई √3 का स्क्वायर 3 इंटू 4 इंटू 6 3 इंटू 4 इंटू 6 और एक बच गया √3। तो 4 कैंसिल हो गया, सो 4 mr स्क्वायर बाय 9 √3, 4 mr स्क्वायर बाय 9 √3 और पाई भी है तो 9 √3 पाई। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि एक बिलियर्ड बॉल ऑफ मास m, रेडियस r, ठीक है, इसका मास m है, रेडियस r है। इसको क्या किया, व्हेन हिट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय ए क्यूब, ये हो गया सेंटर और सेंटर से कुछ हाइट पे इधर इसको यहां पे हिट किया गया। तो अब ये हिट करने की वजह से क्या होगा, इसको लीनियर मोशन भी मिलेगा और साथ के साथ रोटेशनल मोशन भी मिलेगा। तो हाइट h इज गिवन, या दिया हुआ है, दिस हाइट इज h। सेंटर का स्पीड बोल रहा है कि v0 है हिट करने के बाद, और पूछा गया कि व्हाट इज नाउ एंगुलर स्पीड ω0। तो v0 गिवन है बट ω0 पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो जैसे किसी फोर्स ने हिट किया तो बेसिकली इसके वजह से क्या होगा, इसको इंपल्स मिला। तो लीनियर इंपल्स के वजह से लीनियर मोमेंटम मिला और एंगुलर इंपल्स के वजह से एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो जो लीनियर इंपल्स होते हैं वो हो जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन एफ डी टी, लीनियर इंपल्स इंटीग्रेशन एफ डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे जो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया वो कितने हो गए, तो पहले तो रेस्ट में था, बाद में मोशन में आ गया। तो ये चेंज इन मोमेंटम हो गए mv0 माइनस 0। और जो एंगुलर इंपल्स हो जाएगा वो होता है इंटीग्रेशन टॉर्क dt, और ये किसके बराबर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो i ओमेगा हो गया, i ω0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0। तो अपने को ये ω0 बताना है, लेकिन ये एंगुलर इंपल्स में अब लीनियर इंपल्स को यूज करना पड़ेगा। तो एंगुलर इंपल्स हो गया अब टॉर्क dt, तो इसको हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन टॉर्क का मतलब फोर्स, ये फोर्स लगा और फोर्स से सेंटर के अक्रॉस टॉर्क मिला, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हो जाएगा h, तो टॉर्क के जगह पे लिखेंगे एफ एच, तो आगे dt, तो h तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, इंटीग्रेशन एफ dt। और ये जो इंटीग्रेशन एफ dt हो गया यही तो लीनियर इंपल्स हो गए, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, h इंटू इंटीग्रेशन एफ dt लीनियर इंपल्स, और लीनियर इंपल्स का वैल्यू क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम mv0। तो इसका मतलब एंगुलर इंपल्स टॉर्क dt, टॉर्क का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हो गया एफ एच, एच बाहर आ गए तो इंटीग्रेशन एफ dt हो गया लीनियर इंपल्स चेंज इन मोमेंटम mv0। तो एंगुलर इंपल्स हो गया h mv0, और दूसरे साइड एंगुलर इंपल्स किसके बराबर, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो देयरफॉर h mv0 is equal to I ω0. So ω0 is h m v0 by moment of inertia। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे ये किस तरह का केस है, बिलियर्ड बॉल है, तो बिलियर्ड बॉल का मतलब सॉलिड स्फीयर कंसीडर करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। तो 2/5 mr² h m इधर v0, तो m कैंसिल हो गए, 5 ऊपर गया, तो 5h v0 बाय 2r²। ठीक है, 5h v0 डिवाइडेड बाय 2r²। तो ये हो गया एंगुलर स्पीड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि 3 ब्रिक्स दिए हुए हैं और एक वॉल से सर्टेन डिस्टेंस पे इस तरीके से प्लेस किया हुआ है। तीनों ब्रिक्स का लेंथ L है, मास M है।
तो फर्स्ट ब्रिक्स का ये लेंथ L हो गए, मास M हो गए। सेकेंड ब्रिक्स जो है इसके ऊपर L/2 शिफ्टेड है, और तीसरा ब्रिक्स जो है वो इस प्लेस से L/4 शिफ्टेड है। तो अगर इस एंड से L/4 होगा तो लेफ्ट एंड से भी L/4 शिफ्टेड हो जाएगा। मतलब ये जो गैप हो गया L/4 रीजन, ये वाला पार्ट है L/4। तो ये L/4 शिफ्टेड है, तो ये इधर से L/4 शिफ्टेड हो गए, और ये पार्ट गिवन है L/2, तो ये पार्ट भी हो जाएगा L/2। मतलब इक्वली शिफ्टेड नहीं है, ये इससे L/2 शिफ्ट है और ये इससे L/4 शिफ्टेड है, और तीनों के मास हो गए M M M। तो हमें बताना है x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो XCM क्या होता है फार्मूला, M1 x1 M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो मास तो तीनों के इक्वल ही है M, तो ये ऑरिजिन ले लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का जो सेंटर होगा C1, तो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, एग्जैक्टली L/2। सेकेंड का भी मास M, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में, तो इस प्लेस से L/2, तो ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हो गया देखो, L/2 प्लस ये फर्दर L/2, तो L/2 प्लस L/2, तो सेकेंड का x2 का वैल्यू हो गया L, और थर्ड का सेंटर इधर रहा होगा C3, तो वो कितने डिस्टेंस पे होगा ऑरिजिन से, x कोऑर्डिनेट, तो L/2 प्लस L/4, और इस जगह से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा L/2, तो L/2 प्लस L/2 L, L प्लस L/4, तो L प्लस L/4 कितना हो जाएगा, L प्लस L/4 5/4 L, ये कितने हो गए x3 का वैल्यू, C3 का ऑरिजिन से x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस, तो 5/4 L डिवाइडेड बाय तीनों का मास 3M। ठीक है, M कैंसिल हो जाएगा और L का वैल्यू, XM का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है ए लूप ऑफ रेडियस R, मास M, रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ω0। तो मास M, radius R, and its angular speed is ω0. Placed on a rough horizontal surface, the initial velocity of the center of the loop is 0. मतलब initial velocity नहीं है। What will be the velocity of center of the loop when it ceases to slip? तो अगर ओमेगा स्पीड से घुमा के इसको रख देंगे तो शुरू में स्लिपिंग होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसका स्लिपिंग सीज हो जाएगा और रोलिंग स्टार्ट करेगा। तो अब जब रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम का स्पीड को v कंसीडर कर लेते हैं, इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा, और इस इंस्टेंट पे तो यहां से यहां तक अभी तक स्लिपिंग हो गए, और इसके बाद यहां से रोलिंग स्टार्ट हुआ। रोलिंग स्टार्ट हुआ तो v और ओमेगा आपस में रिलेटेड हो जाएगा, v इक्वल टू r ओमेगा से। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द हुक, मतलब ये v का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि पहले स्लिप कर रहा है फिर रोलिंग स्टार्ट हो गया और किसी तरह का इसके ऊपर अगर कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो ऐसे केस में हम लोग जो नीचे फिक्स सरफेस है उसके अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। रीजन तुम देख सकते हो कि यहां से mg पास करेगा, यहीं से नॉर्मल पास करेगा, यहीं से फ्रिक्शन पास करेगा। तो फ्रिक्शन हो गए, mg हो गए, नॉर्मल हो गए, तो सबका टॉर्क जो है ये बॉटम पॉइंट A, तो टॉर्क अबाउट A इज 0, सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट A इज कांस्टेंट। तो बॉटम जो फिक्स सरफेस है उसके अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गए, तो इसका सेंटर के अक्रॉस देखेंगे तो बेसिकली हो गया I ओमेगा नॉट सेंटर के अक्रॉस, और सेंटर का तो कोई लीनियर मोशन है ही नहीं अभी, तो बॉटम के अक्रॉस भी एंगुलर मोमेंटम ये रह जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, सेंटर के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम पहले निकालो, I ओमेगा कैसे है, क्लॉकवाइज है, और बॉटम के अक्रॉस सेंटर का एंगुलर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम mv, और यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r,
तो सेंटर का जो एंगुलर मोमेंटम है बॉटम के क्रॉस, तो लीनियर वेलोसिटी देखो राइट में है, तो ये भी एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज बन रहा है और आई ओमेगा भी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आई ओमेगा प्लस एम वी आर, दोनों का डायरेक्शन सेम है इसलिए प्लस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर इस तरीके से बनाओगे तो एक लाइन में बन जाएगा। बस क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम बॉटम के क्रॉस निकालना है, लेकिन ध्यान रहे किसी तरह का कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्सेस नहीं होने चाहिए। और एंगुलर मोमेंटम बॉटम के क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो पहले सेंटर के क्रॉस फिर सेंटर का बॉटम के क्रॉस, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम आ रहा है तो प्लस। और यहां पे इस ऑब्जेक्ट को बोला गया है लूप, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर। लूप बोल रहा है ना, इसका मतलब इसको रिंग के जैसे ट्रीट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट, ये किसके बराबर, एम आर स्क्वायर ओमेगा, और यहां पे एम वी आर। और चूंकि रोलिंग का केस है और कैलकुलेट करना है वी, तो बेहतर है कि वी कैलकुलेट करना है तो ओमेगा को हटा देते हैं, तो यहां ओमेगा की जगह पे क्या प्लेस कर सकते हैं हम लोग, तो ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। सो एक आर कैंसिल हो गया, तो एम वी आर प्लस एम वी आर, तो ये सॉल्व करके कितना हो जाएगा, 2mv/r। सो v इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट बाय 2mr। तो एक एम आर और कैंसिल हो गए, क्या बच गया, ओमेगा नॉट आर बाय 2, ओमेगा नॉट आर बाय 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है बॉडी ऑफ मास 1.5 kg रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी 0.3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो मास दिया हुआ है 1.5 kg और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी दे रखा है 0.3 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम भी दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम एल हो गया 1.8 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पूछ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, के। तो सिंपल, एंगुलर मोमेंटम रेडियस ऑफ गायरेशन जा रहा है तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जाना पड़ेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम से कैसे रिलेटेड होता है, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा। और आई के जगह पे क्या लिखेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में कैसे लिखते हैं, एम के स्क्वायर इनटू ओमेगा। तो के तुम्हें बताना है, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल बाय एम ओमेगा का अंडर रूट। तो एल ओमेगा एम तो गिवन ही है, वैल्यू पुट सब सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.8 डिवाइडेड बाय 1.5 एंड 0.3, तो अंडर रूट 1.8 बाय 1.5 0.3, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला एक यूनिफॉर्म रॉड है, इस तरीके से हैंग किया हुआ है, रॉड का मास m है और लेंथ l है, और इसका एंगुलर स्पीड भी गिवन है ओमेगा। तो इट्स सेंटर ऑफ मास राइजेस टू द मैक्सिमम हाइट, तो इसके सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो रॉड इस तरीके से हैंग है, ऐसे रोटेट करते हुए जाएगा, एक मोमेंट पे रुक जाएगा, तो ये जिस मोमेंट पे रुकेगा तो ये हो गया इनिशियल ओमेगा, और इस इंस्टेंट पे तो एंगुलर स्पीड 0 हो गए, तो ये जो सेंटर है ये ऊपर राइज क्या होगा, तो यही पूछा गया कि सेंटर कितने हाइट से राइज किया, ये h बताना है। तो सिंपल क्या करना है इस तरह के क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो रॉड का इनिशियल में अगर देखो, अगर हम लोग इसी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस ले लें, तो सेंटर का से पास करता हुआ लाइन हो गया, तो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, और बाद में रॉड का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने हो गए, mg h बाद में, और बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गए, जबकि इनिशियल में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने हो गए, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल
एनर्जी। इनिशियल जो ये सेंटर से पास करता हुआ है, इस लाइन को रेफरेंस सेलेक्ट किया। तो इनिशियल में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो h का वैल्यू बताने हैं, तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंड पॉइंट के क्रॉस ml स्क्वायर बाय 3, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। तो इस तरीके से h कैलकुलेट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कंसीडर लेते हैं डिस्कशन के लिए। तो नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। 15 में बोला है एक रिंग का मास m है, रेडियस r, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, इसका मास m, रेडियस r, एंगुलर स्पीड ओमेगा। अब इसमें बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल बॉडी इच ऑफ मास m आर जेंटली अटैच टू द टू एंड। अब इसके दोनों एंड पे एक छोटे छोटे पार्टिकल अटैच कर दिए गए जेंटली, मतलब किसी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए। तो क्या एंगुलर स्पीड सेम रहेगा? नहीं, मास ऐड हो गया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने का मतलब अब एंगुलर स्पीड डिक्रीज कर गए होंगे। तो अगर इनिशियल का पहले एंगुलर स्पीड ओमेगा था, तो अब इसको मान लो कंसीडर कर लेते हैं एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश। तो निश्चित ही इधर से इधर आने में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले कितने थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हो गया रिंग का mr स्क्वायर, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया I डैश, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, अब प्लस दो पार्टिकल है, तो दोनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के क्रॉस क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो 2 टाइम्स mr स्क्वायर। तो देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब एंगुलर स्पीड डिक्रीज हुए होंगे। तो उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। तो L इक्वल टू आई ओमेगा और बाद में हो गया I डैश ओमेगा डैश। तो यहां से आ जाएगा नया एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश कितने, तो I का वैल्यू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाय I डैश। I डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, m प्लस 2 स्मॉल m r स्क्वायर। r स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, तो कैपिटल M ओमेगा बाय कैपिटल M प्लस 2m। तो इस तरीके से एंगुलर स्पीड आ गया। निश्चित ही इट इज लेस देन ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हो I डैश ग्रेटर देन I है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हुआ, एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो गए। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कई बार, और लेकिन इसमें पूछा गया है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब K माइनस K डैश। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और बाद का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ I डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर। तो ये वैल्यू को I डैश और ओमेगा डैश को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले हो गए mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बाद में हो गए हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने, m प्लस 2m r स्क्वायर, और ओमेगा डैश हो गया m ओमेगा बाय m प्लस 2m का स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन तो कर लोगे, हाफ कॉमन हो जाएगा, कैपिटल M भी कॉमन हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है और इसके ऊपर एक साइकिल का बैक व्हील के बारे में बता रहा है। तो साइकिल का बैक व्हील के ऊपर ये चेन के वजह से इस पे फोर्स लग रहा है F1, और यहां पे फ्रिक्शन फोर्स हो गए F2 4 न्यूटन। ठीक है, चेन के वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो किस जगह पे, तो चेन से जब पैडल मारते हो तो हमेशा चेन का ऊपर का हिस्सा जो चेन का पार्ट रहता है वो टाइट रहता है, तो इसलिए चेन के अपर वाले पार्ट से फोर्स लग रहा है चेन के थ्रू F1, नीचे F2 इक्वल टू 4 न्यूटन। बाकी रेडियस इसके गिवन है, तो यहाँ पे जो ये गियर रहेगा उसका रेडियस R1 और ये पूरे व्हील का रेडियस R2। R1 का वैल्यू गिवन है, R1 इज 5 सेंटीमीटर
एंड R2 इज 30 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो चल रहा है वो कैसा चल रहा है? कांस्टेंट स्पीड से। तो पूछ रहा है अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो फोर्स F1 कितने होंगे? तो कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम का केस है, तो इसका मतलब हम लोग इसमें टॉर्क जीरो कर सकते हैं। तो सम ऑफ टॉर्क किसके क्रॉस? सेंटर के क्रॉस जीरो कर देते हैं। टॉर्क अबाउट सेंटर इज जीरो। तो F1 का टॉर्क कितने हो जाएगा? तो F1 इंटू रेडियस R1 और F2 का टॉर्क कितने हो जाएगा? F2 इंटू R2। तो एक टॉर्क क्लॉकवाइज है, एक टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, एक को प्लस लेंगे दूसरे को माइनस लेंगे, इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब F1 कितने हो गए? F2 R2 डिवाइडेड बाय R1। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। F2 हो गए 4 इंटू R2 हो गए 30 बाय 5, तो ये हो गए 24 न्यूटन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये टपलिंग और स्लाइडिंग का केस है। तो एक बेसिकली इस तरीके का ब्लॉक है, वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड L है, ऑब्वियसली इसका mg फोर्स सेंटर पे एक्ट कर रहा होगा और यहां पे एक फोर्स अप्लाई किया गया है जो कि h हाइट पे। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गए L/2। तो अगर इसमें टपलिंग का केस है तो टपलिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? टपलिंग के लिए कम से कम क्या फोर्स लगाना पड़ेगा? तो टपलिंग के लिए जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ रहा है, मान लेते हैं कि F1। पहले मैं केस ले रहा हूं कौन सा? टपलिंग का केस। तो सपोज टपलिंग के लिए जो मिनिमम फोर्स है वो हम F1 कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो F1 का टॉर्क होगा वो mg के टॉर्क, मतलब F1 का टॉर्क इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और mg का टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। हम ये O हो गया, ये कॉर्नर C हो गया। तो कॉर्नर C के अक्रॉस जो F का टॉर्क है वो क्या हो जाएगा? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस H। F मतलब F1 हमने कंसीडर किया। तो टपलिंग के लिए मिनिमम फोर्स, मतलब ये फोर्स जैसे लगाएंगे ये कॉर्नर के अक्रॉस बेंड करना जस्ट स्टार्ट होगा। यानी F का टॉर्क जो होगा सेंटर के अक्रॉस, ये कॉर्नर के अक्रॉस, वो mg के टॉर्क से स्लाइटली ज्यादा हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल ले रहे हैं। तो F1 इंटू H इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 का टॉर्क फोर्स, ये हो गया फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? कॉर्नर से देख सकते हो H, और ये फोर्स हो गए mg, कॉर्नर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने हो गए? L/2। तो mg इंटू L/2। तो यहां से निकल जाएगा F1। F1 का मतलब हो गया mg L/2h। तो ये हो गया मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द टपलिंग। और स्लाइडिंग के लिए यही मिनिमम फोर्स क्या हो जाएगा? तो अगर हम स्लाइडिंग की बात करें तो इसके लिए मान लो मैं कंसीडर कर लेता हूं मिनिमम फोर्स इज F2, मतलब F का वैल्यू F2। तो स्लाइडिंग के लिए कम से कम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स हो जाएगा, ये नीचे जो फ्रिक्शन है जस्ट उसके इक्वल हो गया, तो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब F2 किसके बराबर? तो म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल कितने हो जाएगा? mg। तो ये स्लाइडिंग के लिए कम से कम फोर्स हो गए, ये टपलिंग के लिए कम से कम फोर्स हो गए। तो अब जब ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F, तो पहले स्लाइडिंग होगा कि टपलिंग होगा? तो अगर तुम्हारा F1 F2 से कम है तो पहले टपलिंग हो जाएगा, और अगर F2 F1 से कम है तो फिर स्लाइडिंग का केस हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि स्लाइडिंग बिफोर टपलिंग, मतलब स्लाइडिंग पहले हो जाए, स्लाइडिंग टू अकर फर्स्ट। मतलब पहले स्लाइडिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो टपलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है उससे कम होने चाहिए। तो स्लाइडिंग टू अकर फर्स्ट, इसका मतलब F2 लेस देन F1। तो F2 का वैल्यू हो गया म्यू mg, इट मस्ट बी लेस देन कैपिटल mg L/2h। तो इसका मतलब यहां से देख सकते हो L ग्रेटर देन 2 म्यू h। तो L अगर ग्रेटर देन 2 म्यू h है तो उस केस में
ब्लॉक पहले स्लाइड कर जाएगा टपलिंग के पहले ही। फोर्स को अगर हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन रहेगा तो F2 हमें पहले अचीव हो जाएगा, इसलिए ब्लॉक पहले स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये कंडीशन किसका लिखा है, स्लाइडिंग टू अकर फर्स्ट। तो पहले स्लाइडिंग होने के लिए F2 जो होने चाहिए वो टपलिंग वाले फोर्स का रिक्वायर्ड फोर्स से कम होने चाहिए। टपलिंग के लिए टॉर्क से सोचना है और स्लाइडिंग के लिए तो क्लियर ही है, न्यूटन्स लॉ से ही जानते हो। स्लाइडिंग का मतलब जो अप्लाइड फोर्स है जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाएगा स्लाइड करने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है कि बेसिकली एक रॉड गिवन है, और इस लाइन के क्रॉस इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। लेकिन रॉड का गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो इसके जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, डेंसिटी इसके रो है और लेंथ इसके L हो गए। तो ये पार्ट L/2, ये पार्ट L/2। तो सिंपल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा गया तो इसका मतलब ये किसके बराबर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। एंगुलर स्पीड भी गिवन ही है, तो इसका मतलब सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्स्टिट्यूट करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सेंटर के क्रॉस ml²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। और मास का वैल्यू चूंकि डायरेक्ट नहीं गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मास को क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास के जगह हम लोग पुट कर देते हैं डेंसिटी, मतलब मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ। तो मास का रिप्लेसमेंट क्या करते हैं, रो A L से, L² ओमेगा स्क्वायर बाय 12। ठीक है, तो रो A L³ ओमेगा स्क्वायर और 12 इंटू 2 24। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या है कि एक रिंग दिया हुआ है, रिंग का मास तुम्हें m है और इसका रेडियस भी, रेडियस r गिवन है, लेकिन इसके कॉर्नर पे 4 पार्टिकल लगे हुए हैं और इसका भी मास m ही है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम पूछा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसका मतलब यहां पे, और स्पीड दिया हुआ है कि सेंटर का स्पीड जो है v0 है, और ऑब्वियसली सेंटर का स्पीड v0 है तो यहां पे इसका कुछ एंगुलर स्पीड ω0 होगा, रोलिंग का केस है, तो ω0 किसके बराबर हो जाएगा, v0/r के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो रिंग का काइनेटिक एनर्जी क्या लोगे, तो रिंग को तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन है, तो यहां पर रिंग का काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ mv0², हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ω0 का स्क्वायर। और पार्टिकल जो है, तो अगर हर पार्टिकल का हमें इंडिविजुअल लीनियर स्पीड पता हो तो सारे पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी को ऐड किया जा सकता है। तो जब ये रोलिंग के केस में है तो बॉटम वाले पार्टिकल का तो लीनियर स्पीड 0 हो जाएगा, तो एक तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गए। सबसे टॉप वाला जो पार्टिकल है उसका स्पीड क्या होगा, तो सेंटर का स्पीड v0 है, रोलिंग का स्पीड है, रोलिंग का केस है, तो टॉप पॉइंट का स्पीड क्या हो जाता है, 2v0। तो इसका मतलब टॉप वाले पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m 2v0 का स्क्वायर, प्लस ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड क्या हो जाता है, तो इसका स्पीड हो जाता है तुमको, ये लीनियर का स्पीड v0 और एक v0 टेंजेंशियल, तो यहां का स्पीड क्या हो जाता है √2v0, क्योंकि या बॉटम के अक्रॉस सोचो तो रोटेशन हो रहा है, तो यहां से देखोगे तो यहां का स्पीड क्या हो जाएगा, तो ये पार्टिकल का स्पीड को हम लिख सकते हैं v = ये रेडियस कितने हो गया √2r इंटू ओमेगा नॉट। तो ये डिस्टेंस हो गया √2r, क्योंकि इसके ये हो जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके अक्रॉस एंगुलर स्पीड ω0 हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा √2r, तो v = r ओमेगा, तो r का वैल्यू कितने √2r,
मतलब ये स्मॉल आर अगर कंसीडर करते हैं तो v किसके बराबर, स्मॉल आर ओमेगा नॉट, स्मॉल आर का वैल्यू कितने, √2 कैपिटल आर, और कैपिटल आर ओमेगा नॉट किसके बराबर हो जाएगा, v नॉट के बराबर, तो ये हो गया √2 v नॉट। तो जो स्पीड इधर के पार्टिकल का है सेम स्पीड इधर के पार्टिकल का भी होगा, फिर फर्क किधर है, डायरेक्शन इसके इधर होंगे, तो इसका भी स्पीड v, इसका भी स्पीड v, तो ये दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तो हाफ m, स्पीड कितने, √2 v नॉट का स्क्वायर, और ये वाले का भी सेम, तो हाफ m √2 v नॉट का स्क्वायर, और ओमेगा नॉट के जगह पे v नॉट बाय r सब्सटीट्यूट कर देना है, तो हाफ m v नॉट स्क्वायर, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने हो जाएगा रिंग का, mr स्क्वायर, और ओमेगा नॉट के इस जगह पे v नॉट बाय r, तो v नॉट बाय r का स्क्वायर, और ये राइट का पार्ट जो पार्टिकल का है उसको तो ऐड ही करना है, तो हाफ m 2v नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m √2 v नॉट का स्क्वायर, इसके दो केस हैं, इंटू 2, ठीक है, वैल्यू को सॉल्व कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि एक टेबल पे टोटल 7 कॉइन रखे हुए हैं एक दूसरे को टच करते हुए, तो एक सेंटर में हो गए और बाकी 6 कॉइन इस तरीके से, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, और कॉइन को हम लोग डिस्क के जैसा ट्रीट करेंगे, एक किसी भी डिस्क का मास जो है m है, रेडियस r है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के क्रॉस, क्या सेंटर के क्रॉस, नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर साइड का जो कॉइन है उसके सेंटर के क्रॉस, यहां एक p पॉइंट मार्क है, तो यहां पे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट p, इधर। तो दो ऑप्शन है, एक तो यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अक्रॉस निकाल दो, तो पूरे सिस्टम का सेंटर तो यही है, उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा सकते हैं। O के अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा इजी रहेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O क्या हो जाएगा, तो एक का तो ये सीधे इस वाले का mr² बाय 2, और बाकी का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के अक्रॉस कितने, तो ये r और ये r, तो डिस्टेंस 2r, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकाल सकते हैं कितने, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के सेंटर के क्रॉस mr² बाय 2, और यहां से ये डिस्टेंस हो गए, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, तो प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, डी कितने, r प्लस r, 2r का स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिस्क का, तो यहां तो ये सेंटर से पास करता हुआ लाइन है, तो mr² बाय 2। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके क्रॉस, यहां पे है mr² बाय 2, mr² बाय 2, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, तो प्लस m इंटू डी, डी क्या हो गया, 2r का स्क्वायर। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका O के क्रॉस होगा वही तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारे डिस्क के भी होंगे, तो साइड वाले डिस्क कितने हैं, 6, तो इंटू 6, तो इससे आ गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके क्रॉस, सेंटर के क्रॉस, कितने होगा, तो mr² तो कॉमन है, 1/2 प्लस 6 इंटू 1/2, 3, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, तो 24 प्लस 3 27, तो 27 इंटू 1/2 27, और हाफ हो जाएगा mr², ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन में बना लो, क्या हो जाएगा 55/2 mr²। लेकिन ये सॉल्व नहीं करना है, ये तो अभी O के क्रॉस निकला, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के क्रॉस बताना है, तो O से P का डिस्टेंस तो पता है ना 2r, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास O है, अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे पूरे के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P जो हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O प्लस टोटल मास कितने, तो 6m प्लस m 7m, और d का स्क्वायर, तो d कितने हो जाएगा, r प्लस r 2r का स्क्वायर,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ हो गया 55/2 mr² प्लस 7 × 2 का स्क्वायर 28 mr²। चलो mr² कॉमन हो गए, 2 × 28 प्लस 55 कितना हो जाएगा 111/2 mr²। एक और भी तरीका है कि डायरेक्टली P के अक्रॉस ही हर किसी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो, वो भी तरीका लगा सकते हो। तो अगर सेकंड मेथड से बनाना है तो उस केस में डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के अक्रॉस लिख सकते हैं। तो किसका? तो सबसे पहले फर्स्ट का, तो फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया फर्स्ट का प्लस ये सेकेंड और थर्ड, इसको भी मैं 2 लिख रहा हूं, तो ये हो गया I1। तो ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, तो इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितने होगा 2r, ये कितने डिस्टेंस होगा 2r, ये भी क्या डिस्टेंस होगा 2r, तो इसका भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 ही हो जाएगा। तो P के अक्रॉस पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, और ये जो 3 है ये कितने डिस्टेंस पे 2r डिस्टेंस 2r डिस्टेंस 2r डिस्टेंस, तो इसका मतलब 3 टाइम्स I2, जिसमें कि I1 का वैल्यू क्या है, तो I1 का वैल्यू हो गया mr²/2, I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया P के क्रॉस। तो अगेन फिर से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने पड़ेंगे, तो mr²/2 प्लस m × 2r का स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस कितने हो गए 2r, तो वो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लग गया। लेकिन इस तरह के कितने केस बनेंगे 3, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 2r, ये डिस्टेंस भी 2r, ये डिस्टेंस भी 2r, और ये वाला का डिस्टेंस देखो कितने 2r + 2r 4r, तो इसको लिख देते हैं 3, तो एक हो जाएगा I3, और ये 4 ये 4, तो इस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो सेम आएगा। तो उसके लिए तो भाई ये डिस्टेंस पता करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स I4, तो I1 तो हो गया mr²/2, I2 हो गया mr²/2 सेंटर के क्रॉस प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस m × तो ये डिस्टेंस 2r, तो 2r का स्क्वायर। तो ऐसे 3 केस क्यों लिया, क्योंकि इसका भी डिस्टेंस 2r, इसका भी डिस्टेंस 2r, इसका भी डिस्टेंस 2r, और ये 3 जो है वो एक ही केस बनेगा, तो ये डिस्टेंस कितने होगा 4r, तो एक हो जाएगा तुम्हारा, अगेन उसमें भी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस mr²/2 प्लस m × 4r का स्क्वायर, और 2 टाइम्स और बच गए किसके, इस वाले के, तो उसके भी लगेंगे mr²/2 तो अपने सेंटर के क्रॉस प्लस थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस मास × डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस देखो ज्योमेट्री से निकालना पड़ेगा, तो वो डिस्टेंस ज्योमेट्री से क्या होने चाहिए, तो ये डिस्टेंस है 2r, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा तो ये हो गया 2r cos 30, इधर भी हो जाएगा 2r cos 30, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 टाइम्स 2r cos 30, cos 30 √3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 √3r, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस जो हो गया 1 और 4 के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, मतलब C1 C4 कितने हो गए 2 टाइम्स 2r cos 30, ये एंगल हो जाएगा ना 30 डिग्री, तो 2 √3r। तो अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आसानी से लगा दोगे, mr²/2 प्लस m × d का स्क्वायर, d कितने हो जाएगा 2 √3r का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लगाने में थोड़ी सी ज्योमेट्री है, और बाकी अगर तुमने O के अक्रॉस निकाला तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा के भी P के अक्रॉस निकाल सकते हो, लेकिन यहां ध्यान रखना मास 7m लेना है, क्योंकि O के अक्रॉस हमने पूरे का निकाला, अब पूरे का हम P के अक्रॉस जा रहे हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IP = IO प्लस टोटल मास हो गए 7m × 2r का स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा ज्योमेट्री नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन तुम्हें एक बार O के अक्रॉस फिर P के अक्रॉस जाना है, और इस मेथड में
डायरेक्टली पी के अक्रॉस निकलेगा, लेकिन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाने के लिए थोड़े ज्योमेट्री लगाने पड़ेंगे। पी से हर किसी के सेंटर का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस 2r, ये डिस्टेंस 2r, तो 3 केस हो गए तुम्हें 2r वाले डिस्टेंस के, और एक केस हो गए जिसका डायरेक्टली डिस्टेंस हो गया 4r, लेकिन 2 केस ऐसे हैं जिसका कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r cos 30, 2r cos 30, यानी 2 times 2r cos 30, जो कि 2√3r के स्क्वायर हो गया। तो 2√3r का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम लोग, डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है कि एक रॉड है और वो 2 केबल के थ्रू हैंग है। लेकिन एक केबल तो एंड पे है और दूसरा केबल जो है वो लेफ्ट एंड से L/4 डिस्टेंस पे है। तो ये L/4 हो गया, पूरा डिस्टेंस ये लेंथ है L हो गए। इसका सेंटर पे mg नीचे एक्ट कर रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे, राइट साइड से L/2 डिस्टेंस पे। ये L/4 हो गया, तो ये कितने हो गए 3L/4। तो एक में टेंशन यहाँ T1, तो ये केबल का नाम A है, ये केबल का नाम B है, तो लेट अस से दिस टेंशन TA, दिस टेंशन TB। तो इसमें टेंशन TA, इसमें टेंशन TB, mg नीचे। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द टेंशन इन A, तो ये TA का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया है। तो बेस्ट है, ये इक्विलिब्रियम का केस है, इसका मतलब टॉर्क को 0 करना है। किसके अक्रॉस बेहतर रहेगा, तो सेंटर के अक्रॉस लोगे तो फिर TB आ जाएगा, TB तो हमें पता नहीं है, फिर वो पता करना पड़ेगा। बेहतर है ये कॉर्नर के अक्रॉस चल लेता है। तो अगर ये साइड को, ये जो पॉइंट है इसको, साइड के पॉइंट को P मान लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट द पॉइंट P 0 कर देता है। सम ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट P 0। तो P के अक्रॉस देखो तो 2 ही टॉर्क बचे, तो mg का टॉर्क क्या बन रहा है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, और TA का टॉर्क क्या बन रहा है क्लॉकवाइज। तो TA का टॉर्क और mg का टॉर्क दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। तो TA का टॉर्क हो गया TA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, P से 3L/4, और mg का टॉर्क हो गया mg इंटू L/2। तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव इक्वल टू 0, तो राइट साइड में भेज दिया। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा TA इक्वल टू mg, L तो कैंसिल हो गए 2/3, तो 2/3 mg इधर का टेंशन। बाकी TB निकालना है तो वो भी बता सकते हो, TA प्लस TB भी तो mg के इक्वल होगा। तो TA प्लस TB इक्वल टू mg, TA पता है, TB बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि एक 2 आइडेंटिकल डिस्क है। तो एक तो फिक्स्ड सीलिंग से हैंग है, तो ये पुली इसी के क्रॉस रोटेट कर सकता है। इसका लीनियर मूवमेंट तो होगा नहीं, सिर्फ रोटेशन हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिंग लगा के नीचे एक आइडेंटिकल पुली इस तरीके से लगा हुआ है। तो नीचे वाले पुली का सेंटर का एक्सेलरेशन को बोल रहा है ACM, इसके एंगुलर एक्सेलरेशन को बोल रहा है अल्फा, दोनों के रेडियस को बोल रहा है R। तो हमें ACM, R और अल्फा का रिलेशन बताना है। ACM, अल्फा और R का रिलेशन बताना है। तो अब देखो कि ये जो पुली है ये भी तो रोटेट कर रहा होगा, तो इसके एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो कुछ मान लेते हैं। इसका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया α1। तो इस पे टेंशन T लगेगा नीचे, वही टेंशन T लगेगा इसके लिए ऊपर। तो अगर इसके अक्रॉस टॉर्क का इक्वेशन लिखा जाए अपर वाले पुली के लिए, तो इस पुली के लिए टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा, T इंटू R इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I α1। और इसके लिए टॉर्क इक्वेशन क्या हो जाएगा सेंटर के क्रॉस, तो इसमें भी टेंशन T है, तो T इंटू R, और इसके लिए टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। तो ये दोनों इक्वेशन से देखो, दोनों पे टेंशन सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों का α1 जो है और अल्फा है वो दोनों इक्वेट हो गया, दोनों इक्वल हो गया, α1 इक्वल टू अल्फा। अब क्या है कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन यहां से निकालते हैं।
तो यहां देखो ACM है डाउनवर्ड और अल्फा है यहां पे किस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अब क्या होना चाहिए, अगर ये पॉइंट का नाम मैं कुछ एल, चलो इसको बी लिख देते हैं, इसको ए लिख देते हैं। तो ए और बी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और पॉइंट बी है, दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, आर अल्फा, यहां पे तो सिर्फ रोटेशनल मोशन है, मतलब अल्फा 1 इंटू आर। और यहां बी से देखो तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ACM डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड को ही हम लोगों ने यहां भी लिया है, प्लस लिया है, अल्फा 1 आर क्या हो गया, डाउनवर्ड, क्योंकि क्लॉकवाइज है तो इसका जो टेंजेंट पे पॉइंट है इसके एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होंगे, तो अल्फा 1 आर क्या हो गया, डाउनवर्ड। तो अब यहां पॉइंट बी का ACM डाउनवर्ड, तो ACM डाउनवर्ड है तो इसको भी तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा ना ACM, लेकिन अल्फा इंटू आर जो हो जाएगा, तो अल्फा देखो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो अल्फा आर ऊपर हो जाएंगे, तो इसलिए उसको माइनस करना पड़ेगा, तो अल्फा आर, और अल्फा 1 की जगह पे अल्फा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो अल्फा आर इक्वल टू ACM माइनस अल्फा आर, तो देयरफॉर ACM इक्वल टू 2 अल्फा आर। तो इस तरीके से ACM और अल्फा का रिलेशन आ गया। चलो तो अब देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। 45 में बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, इसको एंगुलर स्पीड ओमेगा दिया गया एंड प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओमेगा से और घुमा के इसको एक रफ सरफेस पे रख दिया। तो ऑब्वियसली शुरू में तो स्लिप करेगा, लेकिन बाद में ये रोल करना स्टार्ट कर देगा। तो जब रोल करना स्टार्ट दे किया तो उस टाइम पे मान लेते हैं इसका स्पीड v है, और या v नॉट मान लेते हैं, और एंगुलर स्पीड इसके ओमेगा नॉट मान लेते हैं। तो ये यहां से यहां तक ये स्लिप किए। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से, तो जब पहले स्लिप किया और बाद में रोलिंग स्टार्ट हो गए, तो इसका मतलब बॉटम के क्रॉस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट बॉटम रीजन क्लियर है ना, यहां से mg पास करेगा, इधर से नॉर्मल पास करेंगे, यहां से फ्रिक्शन लगेंगे, तो इस पॉइंट के अक्रॉस सम ऑफ ऑल द टॉर्क इज 0, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम अबाउट बॉटम इज कांस्टेंट। तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो I ओमेगा, लीनियर मोशन तो है नहीं अभी, लेकिन बाद में क्या हो गया, तो सेंटर का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, सेंटर के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा नॉट, और खुद सेंटर का बॉटम के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो m v नॉट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। तो लीनियर मोमेंटम m v नॉट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो ये लीनियर मोमेंटम की वजह से जो लीनियर मोमेंटम है सेंटर को, तो बॉटम के अक्रॉस एंगुलर मोमेंटम किधर बन रहा है, क्लॉकवाइज, क्योंकि स्पीड राइट में है, और ये ओमेगा नॉट भी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए यहां पे इसको प्लस करना है, और ये भी क्लॉकवाइज ही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा 2/5 mr स्क्वायर। अब देखो वी नॉट पूछ रहा है कि ओमेगा नॉट पूछ रहा है, तो यहां पूछा गया है कि इन सब्सिक्वेंटली रोलिंग विदाउट स्लिपिंग फॉर एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा नॉट पूछा गया है, तो ओमेगा नॉट रहने दो, और लीनियर स्पीड चूंकि यहां से इसके आगे अब रोलिंग शुरू हो गए, तो वी नॉट के जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा नॉट, तो m वी नॉट के जगह पे आर ओमेगा नॉट इंटू आर। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा m r स्क्वायर ओमेगा नॉट तो कॉमन हो गए, 2/5 प्लस 1 मीन्स 7/5। तो अब दोनों तरफ से देखो m r स्क्वायर कैंसिल हो गए, m भी कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2/7 ओमेगा, 2/7 ओमेगा। तो ये ध्यान रखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है कि पहले स्लिप बाद में रोल और कोई एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो बॉटम पॉइंट के क्रॉस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है। और एंगुलर मोमेंटम बॉटम के क्रॉस कैसे निकालेंगे, तो पहले सेंटर के क्रॉस निकालना है और सेंटर का बॉटम के क्रॉस निकालना है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम रहे तो प्लस करो, और अपोजिट रहे तो माइनस, या ऐसा सोच लो कि जो क्लॉकवाइज रहे उसको प्लस ले लेना है, जो एंटी क्लॉकवाइज रहे वो माइनस ले लेना है। ठीक है, चलो, थैंक यू।